नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपका प्रोक्सिमा एजुकेशन आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम कंप्यूटर के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आजकल हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है अपने लिए। तो आज हम कंप्यूटर के इन्हीं पुराने आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए सीईटी में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। और इसी क्लास में से लगभग एक या दो क्वेश्चन तो आपको हूबहू आने वाले सीईटी के और अदर्स एग्जाम्स में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? क्या पूछा है यहाँ पर? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा गया है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जिसमें प्रिंट करते समय कागज पे किसी प्रकार का इम्पैक्ट यानी किसी प्रकार का जो है चोट नहीं होती है, वो डायरेक्ट प्रिंट करता है, स्याही के द्वारा, स्प्रे द्वारा या फिर लेजर के द्वारा प्रिंट करता है, उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। दूसरा होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसा प्रिंटर होता है जिसमें एक जो है पेपर हेड होता है और एक रिबन होता है। तो रिबन से पेपर हेड पर चोट की जाती है और उस अक्षर को दबाया जाता है, इससे वो अक्षर अपने कागज पर छप जाता है। तो इस प्रकार का प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। तो जो डेजी व्हील प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर में एक प्रकार का व्हील होता है जिसपे अलग अलग शब्द लिखे होते हैं और उनको दबाने पर वो इम्पैक्ट करके उसको छापते हैं, तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर भी एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेकिन जो लेजर प्रिंटर है, ये जो लेजर प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। ये लेजर किरणों के माध्यम से छपाई करता है। तो लेजर प्रिंटर क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है। इफेक्ट फाइलों को प्रेजेंटेशन में किस प्रकार, मतलब कौन कौन सी इफेक्ट फाइलें हैं जो इनमें से कौन कौन सी इफेक्ट फाइलें प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है? तो कौन कौन सी इफेक्ट फाइलें जोड़ी जा सकती है प्रेजेंटेशन में? प्रेजेंटेशन में जोड़ी जा सकती है वेव और मिड फाइल। इन दोनों फाइलों को प्रेजेंटेशन में हम जोड़ सकते हैं। बाकी जीआईएफ फाइल नहीं जोड़ सकते। यहाँ पर जेपीजी है, जेपीजी नहीं जोड़ सकते, और यहाँ पर दोनों ही नहीं जोड़ सकते, जीआईएफ और जेपीजी। जीआईएफ क्या होती है? जो चित्र होता है उसमें थोड़ा मोशन होता है, उसको जीआईएफ फाइल बोलते हैं। जेपीजी जो अपनी नॉर्मल फोटो की फाइल होती है उसे जेपीजी। वेव फाइल कौन सी होती है? जो वीडियो फाइल होती है उसे वेव फाइल बोलते हैं। नेक्स्ट है, स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का प्रयोग। स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड होता है। स्टार्ट मेन्यू आपको पता है कंप्यूटर में नीचे की साइड यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू होता है। स्टार्ट मेन्यू में एक कमांड होता है विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर, ये क्या है? रन कमांड है। क्या है ये रन कमांड की शॉर्टकट की है। रन कमांड की क्या है? ये शॉर्टकट की है। तो स्टार्ट मेन्यू में रन कमांड का कार्य क्या होता है? रन कमांड का कार्य होता है, स्टार्ट मेन्यू में जाके हम रन कमांड से किसी भी प्रोग्राम को चालू कर सकते हैं। जैसे हम स्टार्ट मेन्यू में ओपन करेंगे, उसमें विंडो प्लस आर टाइप करेंगे तो रन कमांड ओपन हो जाएगा, और रन कमांड से हम किसी भी रन कमांड में हम जैसे ही इनपुट डालेंगे तो वहां से हम किसी भी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं? चालू कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, विषम को चुनिए। इनमें से कौन सा विषम है? इसको चुनना है। ओरेकल। ओरेकल क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओरेकल क्या है? एक प्रोग्रामिंग क्या है? ये एक लैंग्वेज है। माई एसक्यूएल, एमएस एक्सेस और सी प्लस प्लस। तो माई एसक्यूएल भी क्या है? ये भी एक लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, माई एसक्यूएल, ओरेकल, ये सब क्या है? ये सब प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जबकि एमएस एक्सेस क्या है? एमएस एक्सेस एक डेटाबेस प्रोग्राम सिस्टम है। क्या है एमएस एक्सेस? ये एमएस एक्सेस एक डेटा को व्यवस्थित करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, सॉफ्टवेयर बनाया गया है, वो होता है एमएस एक्सेस। एमएस वर्ड की तरह ही एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम का सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है? इनमें से कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में बदलता है, यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, सोर्स प्रोग्राम को सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। तो कौन सा है? असेंबलर। असेंबलर के द्वारा सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदला जाता है। असेंबलर क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर की मूलभूत लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज कौन सी? असेंबली लैंग्वेज भी एक निम्न लैंग्वेज है। तो असेंबलर द्वारा असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर की पढ़नीय भाषा में, जिसमें कंप्यूटर पढ़ सकता है, उस भाषा में चेंज किया जाता है। तो सोर्स कोड तो हो गए असेंबली, और ऑब्जेक्ट कोड क्या हो गई? बाइनरी। तो सोर्स कोड यानी असेंबली भाषा को ऑब्जेक्ट कोड यानी बाइनरी भाषा में चेंज करता है। कौन करता है? असेंबलर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? पावर पॉइंट का व्यू पूछा है। नॉर्मल व्यू, पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू होता है। स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू पूरी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए स्लाइड शॉर्टर व्यू का। स्लाइड शो व्यू, स्लाइड को चालू करने के लिए, शो करने के लिए स्लाइड शो व्यू। जबकि आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू क्या होता है? आउटलाइन व्यू इसमें नहीं होता है। आउटलाइन व्यू इसमें नहीं होता है। ये आउटलाइन व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता है। आउटलाइन व्यू किस में होता है? तो फिर आउटलाइन व्यू जो है ये होता है आपके, किसमें होता है? आउटलाइन व्यू, आउटलाइन व्यू वर्ड में होता है। ये किस में होता है? ये वर्ड में होता है। ये दिखाता है कि फाइल कैसी बनी है। वर्ड फाइल में वर्ड को पूरी पूरी फाइल को एक साथ देखने के लिए इसका यूज किया जाता है वर्ड में। इसमें वर्ड जो होता है एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में पूरी फाइल को एक साथ देखने के लिए आउटलाइन व्यू का यूज किया जाता है कि अपनी फाइल बाहर से कैसी दिखती है, आउटलाइन कैसी है उसकी। नेक्स्ट है, शायद यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है। यहाँ पे क्या है, कौन सा प्रोग्राम यूजर का इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है? तो कौन सा प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम यूजर की इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है? कौन सा प्रोग्राम यूजर की इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट देखने में मदद करता है? तो कौन सा प्रोग्राम? ब्राउजर। ब्राउजर के द्वारा हम इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट को देख सकते हैं। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन होता है जिसपे हम किसी भी प्रकार की ब्राउजर को सर्च कर सकते हैं या किसी भी चीज को सर्च कर सकते हैं। ये बड़ा होता है, ब्राउजर से बड़ा होता है। एक सर्च इंजन में कई ब्राउजर हो सकते हैं। सिस्टम प्रोग्राम और सर्वर प्रोग्राम। सर्वर प्रोग्राम सर्वर को चालू करने के लिए, और सिस्टम प्रोग्राम जो सिस्टम में इनबिल्ड होते हैं अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, इनमें जो प्रोग्राम इनबिल्ड होते हैं उन्हें सिस्टम प्रोग्राम कहते हैं। नेक्स्ट है सीडीआर। सीडीआर प्रकार की, सीडीए किस प्रकार की? सीडीए, सीडीआर, सीडीआर के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड, सीडी रोम भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या हो गया इसकी फुल फॉर्म? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है, बिल्कुल सिर्फ एक बार ही पढ़ा जा सकता है। लेकिन अपने को बिल्कुल सही ढूंढना है कौन सा एकदम एग्जैक्ट आंसर है। कई बार पढ़ा जा सकता है पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, सॉरी, कई बार पढ़ा जा सकता है लेकिन सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है। क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, तो एक बार लिख गई तो लिख गई। रोम का, रोम तो आप जानते हो, रीड ओनली मेमोरी होती है, एक बार लिख देते हैं, उसके बाद में उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो कई बार तो पढ़ा जा सकता है लेकिन सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। कई बार पढ़ा जा सकता है पर सिर्फ एक बार ही लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल
फंक्शन a1 a2 a3 a4 सेल का योग खोजने के लिए, तो सेल का योग खोजने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है? इक्वल टू सम ब्रैकेट a1 कोलन a4 और ब्रैकेट बंद। तो एक्सेल में फॉर्मूला चालू करने के लिए ये चिन्ह प्रयोग होता है। अभी जो पिछला सीईटी का एग्जाम आया है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट कहाँ से होता है, तो इक्वल टू से फॉर्मूला स्टार्ट होता है। कोई सा भी फॉर्मूला हो, सम का हो, जोड़ बाकी गुणा भाग किसी का भी फॉर्मूला हो, तो इक्वल टू से स्टार्ट होता है एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट साइज। फॉर्मेटिंग टूल बार में जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज क्या होती है? जो वर्ड्स होते हैं उनकी साइज, जैसे यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, फिर ये 6 लिखा हुआ है, फिर ये 6 लिखा हुआ है, फिर ये 6 लिखा हुआ है, तो इन सब की फॉन्ट साइज अलग है। इसकी मान लो 3 है तो इसकी 4 मान लो, इसकी 6 मान लो, इसकी 8 मान लो, तो क्या है, ये बढ़ती जा रही है फॉन्ट साइज, तो वर्ड बड़ा होता जा रहा है। तो क्या हो गया, फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज टूल बार उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट साइज है, तो कौन सी होती है वहां पर होती है 872। कौन सी होती है? 872 न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम 8 और 72 अधिकतम होती है फॉन्ट साइज में। बाकी उसमें अलग भी होती है, तो हम 0 से और 255 तक बढ़ा सकते हैं। जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है तो वह प्रणाली कहलाती है। इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, इनपुट किसे कहते हैं? किसी भी सूचना को हम कंप्यूटर में डालते हैं तो इनपुट होती है। किसी भी डाटा को, जो अव्यवस्थित डाटा हमारे द्वारा कंप्यूटर में डाला जाता है, उसे इनपुट कहते हैं। और उसके बाद में प्रोसेस, जब उस डाटा को सीपीयू में प्रोसेस किया जाता है तो वो कौन सा डाटा हो जाता है? वो प्रोसेस डाटा हो जाता है। और उसके बाद जब हमें उस डाटा को मॉनिटर पर देखते हैं, या फिर कहीं पे भी, जैसे मॉनिटर हो गया, कहीं और जगह देख लिया अपन ने, जैसे इस पे बोर्ड पे देख लिया, तो ये बोर्ड पे जो दिख रहा है ये क्या है? ये आउटपुट डाटा है। तो इनपुट प्रोसेस और आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है, वह प्रणाली क्या कहलाती है? वह प्रणाली कहलाती है नियतात्मक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? सेम टू सेम क्वेश्चन अभी आ गया पहले, कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, तो बताओ कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। सेम क्वेश्चन अभी पहले आ चुका है। स्लाइड शो व्यू है, स्लाइड व्यू है, प्रेजेंटेशन व्यू है, आउटलाइन व्यू नहीं है ना। आउटलाइन व्यू किसमें है? आउटलाइन व्यू वर्ड में होता है। पूरी फाइल को एक साथ देखने के लिए आउटलाइन व्यू का यूज किया जाता है। डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। किसी भी डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन को सीपीयू को उपलब्ध कराने में जो टाइम लगता है उसे क्या क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एक्सेस टाइम। क्या बोलते हैं? एक्सेस टाइम। प्रोसेसिंग चक्र, प्रोसेसिंग चक्र क्या होता है? प्रोसेसिंग चक्र होता है कंप्यूटर में हमारे द्वारा जो डाटा डाला जाता है उसको कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसके बाद में हमें दिखाता है, तो उसमें जो टाइम लगता है उसे प्रोसेसिंग चक्र कहते हैं। क्लॉक स्पीड, क्लॉक स्पीड क्या है? सीपीयू की गति को क्लॉक स्पीड में मापा जाता है। सीपीयू की प्रोसेसिंग क्षमता क्लॉक स्पीड में दर्शाई जाती है। डेटा स्पीड, हमारे द्वारा इंटरनेट से जो डेटा अपलोड या डाउनलोड किया जाता है उसकी जो स्पीड होती है उसे डेटा स्पीड कहते हैं। इसको किस में नापते हैं? इसको एमबीपीएस, एमबीपीएस में मापा जाता है। नेक्स्ट है, इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? कोई भी इनपुट डालेंगे हम कंप्यूटर में और उसके बाद में वो आउटपुट में परिवर्तित हो गया तो किसके द्वारा होगा? प्रोसेस होगा। उसके बाद आउटपुट प्रोसेस किस में होगा? प्रोसेस होगा सीपीयू में। तो इनपुट से आउटपुट किसके द्वारा होता है? सीपीयू के द्वारा होता है परिवर्तन। आउटपुट दिखता तो किसमें? आउटपुट डिवाइस में। और इनपुट होता किससे? इनपुट डिवाइस से। लेकिन परिवर्तन पूछा है यहाँ पर, क्या पूछा है? परिवर्तन। तो परिवर्तन किसके द्वारा होता है? सीपीयू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी, क्लिप गैलरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? क्लिप आर्ट में पिक्चर्स जोड़ने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग क्लिप आर्ट में पिक्चर्स जोड़ने के लिए किया जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शेषफल
यानी रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन लेते हैं? तो शेषफल ज्ञात करने के लिए कौन सा फंक्शन लेते हैं? मोड फंक्शन लेते हैं। शेषफल ज्ञात करने के लिए मोड फंक्शन लेते हैं। ये फैक्टोरियल, इंटीजर ज्ञात करने के लिए, डिवाइड करने के लिए फंक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया जिसे कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करता है। एक कार्य को आदेशों की एक श्रृंखला में अनुवाद करने की प्रक्रिया जिसे कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करता है क्या कहलाती है? मतलब कोई कार्य है, उसको आदेशों की एक श्रृंखला में यानी एक लाइन में मैनेज करना है और अनुवाद करना है, उस प्रक्रिया को जिन्हें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करेंगे उसको क्या कहते हैं? कोडिंग। कोडिंग के द्वारा ही तो करेगा। अपन कंप्यूटर में कोई कोड डालेंगे तो उसी हिसाब से कंप्यूटर काम करता है। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, तो मशीन तो अपन जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे उसी प्रकार से कार्य करेगी। नेक्स्ट है, जानकारी को संचार माध्यम चैनल पर भेजने की दर कहलाती है। कोई भी जानकारी है, कोई भी सूचना है, उसको संचार माध्यम चैनल क्या हो गया? यहाँ से कहीं दूसरी जगह सैटेलाइट से भेजने के लिए जो रेट कहलाती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बिट रेट। बिट रेट से भेजा जाता है। किसी भी फाइल को या डॉक्यूमेंट्स को हम भेजते हैं संचार माध्यम से, तो उसको किस प्रकार से, उसको भेजने की दर क्या कहलाती है? बिट रेट कहलाती है। कितनी बिट्स पर सेकंड जा रही है, बिट रेट कहलाती है। नेक्स्ट है कंट्रोल वाई। अब कंट्रोल वाई का प्रयोग किसमें किया जाता है? कंट्रोल वाई का प्रयोग किया जाता है अंतिम क्रिया को रिपीट करने के लिए। किसके लिए किया जाता है? अंतिम क्रिया को रिपीट करने के लिए कंट्रोल वाई का प्रयोग किया जाता है। और इसका उल्टा क्या होता है? इसका उल्टा होता है कंट्रोल प्लस जेड। ये तो क्या हो गया? रीडू। और ये क्या हो गया? ये हो गया अंडू। इसका जस्ट उल्टा हो गया, ये अपोजिट हो गया। रिपीट करने के लिए तो इसका प्रयोग किया जाता है और इसको रिपीटेशन को वापस हटाने के लिए कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल जेड यानी अंडू। नेक्स्ट है वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप फंक्शन का क्या कार्य है? तो वी लुकअप फंक्शन क्या करता है? मिलते जुलते हुए रिकॉर्ड को ढूंढता है, वह शब्द ढूंढता है जिसमें वी है, तो सेल्स को एकदम समानता के लिए देखता है, नहीं मिलने जुलने वाले रिकॉर्ड को ढूंढता है। तो वी लुकअप फंक्शन क्या करता है? एक्सेल में मिलते जुलते रिकॉर्ड को ढूंढता है। वी लुकअप फंक्शन के द्वारा हम मिलते जुलते रिकॉर्ड को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है विंडो में स्थायी रूप से किसी फाइल को हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? स्थायी रूप से हटानी है किसी फाइल को, तो स्थायी रूप से हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो वो फाइल रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, वो कंप्यूटर से स्थायी रूप से हट जाएगी। उसके बाद उस फाइल को अपन वापस नहीं ला सकते। तो क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किया जाएगा। डिलीट का प्रयोग क्या होता है? ये जो कर्सर है आपके, इसके दाएं ओर के जो शब्द है उनको मिटाने के लिए, दाएं ओर के वर्ड्स, अक्षर, शब्द जो भी है उनको मिटाने के लिए डिलीट का प्रयोग किया जाता है। बैक स्पेस का प्रयोग बाएं ओर के शब्दों या अक्षरों को मिटाने के लिए बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। और F2 का प्रयोग किया जाता है फाइल को रीनेम करने के लिए। फाइल को क्या करने के लिए? रीनेम करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा आपको अपनी वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है? कौन सी सुविधा है जो आपको अपनी वर्कशीट, जो आप एमएस एक्सेल में जो वर्कशीट बना रहे हो उसमें डेटा को कम करने की कौन सी सुविधा देती है? तो शॉर्टिंग के द्वारा तो क्या करते हैं, डेटा को एक लिस्ट बना सकते हैं, उसकी शॉर्ट तरीके, मतलब उसको एक लाइन वाइज सीक्वेंस में जमा सकते हैं। मर्ज सेल्स को, दो सेल्स को, ये दो सेल्स है, इनको आपस में मिला के और एक बड़ी सेल का निर्माण कर सकते हैं मर्ज सेल्स के द्वारा। फिल एंड होता है ये सेल के, जब किसी भी सेल के हम जब इस कोने में
किसी भी सेल के जब हम राइट कॉर्नर में बॉटम में आते हैं तो एक ब्लैक कलर का प्लस, जो हमारा कर्सर होता है वो ब्लैक कलर के प्लस में चेंज हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, फिल एंड कहते हैं। फिल एंड का यूज क्या होता है, जैसे यहाँ पे अपन ने सम किया यहाँ पे, तो फिल एंड का यूज करके हम नीचे की जो जितने भी अपने पास क्या है सेल्स है, उन सब में अपन फिल एंड का इसका फिल एंड का प्रयोग करके इसको इस प्रकार से सबको सिलेक्ट करेंगे तो सब में क्या हो जाएगा, सब में हो जाएगा, सम हो जाएगा। सब में जो भी डेटा पड़ा हुआ है उसका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो इस प्रकार से फिल एंड का यूज किया जाता है। तो क्या क्या क्वेश्चन था, आपको वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति कौन देता है? तो फिल्टर्स के द्वारा हम डेटा को कम कर सकते हैं। किसके द्वारा? फिल्टर्स के द्वारा। फिल्टर लगा के हम कि हमें तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखनी है, ये फिल्टर लगा दिया कि डेट ऑफ बर्थ देखनी है तो डेट ऑफ बर्थ दिखाएगा। ये फिल्टर लगा दिया कि ओनली नेम नेम देखने हैं तो नेम नेम दिखाएगा। नेम में भी जैसे इंग्लिश के नेम है तो केवल इंग्लिश के नेम देखने, फिल्टर लगा दिया तो इंग्लिश के नेम दिखाएगा। हिंदी के नेम देखने, फिल्टर लगा दिया, हिंदी के नेम दिखाएगा। तो क्या किया, सुविधा, कौन सी सुविधा है जो आपको अपनी वर्कशीट में डेटा को कम करने की अनुमति देती है? कौन सी है? फिल्टर्स। फिल्टर्स के द्वारा आप अपने डेटा को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में नहीं है? डेटा टाइप कौन सा एमएस एक्सेल में नहीं है? यहाँ पे क्या पूछा है? इनमें से कौन सा डेटा टाइप एमएस एक्सेल में नहीं है? यहाँ पे डेटा टाइप पूछा गया है। तो एमएस एक्सेल में कौन सा डेटा टाइप नहीं होता? करेंसी। करेंसी एमएस एक्सेल में होती है। डेट एंड टाइम होता है, नंबर होते हैं। कौन सा नहीं होता? लेबल एमएस एक्सेल में नहीं होता। लेबल का प्रयोग एमएस एक्सेल में नहीं होता, ये एक प्रकार का डेटा टाइप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट एवं आउटपुट दोनों के कार्य कर सकता है? कौन सा डिवाइस इनपुट भी कर सकता है और आउटपुट भी कर सकता है? ऐसा कौन सा डिवाइस है? ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल तो एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? ये तो केवल इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड। कीबोर्ड भी क्या है? कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। माउस। माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो क्या बचा? संचार डिवाइस। संचार डिवाइस कौन सी होती है? जैसे मॉडेम हो गया, तो मॉडेम क्या करता है? इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करता है ना। तो कौन सी डिवाइस जो इनपुट आउटपुट का दोनों का कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा संचार डिवाइस। नेक्स्ट है आपका बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट रहता है। उसका वो किस चीज का हिस्सा है? रैम का है, लेन का है, रोम का है या वेन का है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। रोम, रोम क्या है? रीड ओनली, रीड ओनली मेमोरी। वेन क्या है? वाइड, वाइड वाइड एरिया वाइड एरिया नेटवर्क। तो किसमें बायोस किसका हिस्सा है? बायोस रोम का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? रोम, रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी का हिस्सा होता है। बायोस किसका हिस्सा होता है? रोम का हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुभाग स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है? स्लाइड लेआउट में कौन सा अनुभाग इनमें से मौजूद नहीं होता? टाइटल, चार्ट, लिस्ट और एनिमेशंस। तो स्लाइड लेआउट में क्या नहीं होता?
टाइटल्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, लिस्ट होती है, लेकिन एनिमेशन नहीं होता है। एनिमेशन किस में होता है? पावर पॉइंट में होता है। तो ये पावर पॉइंट के अलग भाग में होता है, स्लाइड लेआउट में नहीं होता है। किसी कॉलम में आइटम को कुछ अनुक्रम या सीक्वेंस में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीक्वेंस में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सॉर्टिंग। अभी तो अपन ने पढ़ा था, क्या कहलाती है? सॉर्टिंग कहलाती है। नेक्स्ट है, हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार क्या है? हेक्साडेसिमल कंप्यूटर में क्या होता है? अलग अलग प्रणाली में कंप्यूटर में कोड लिखे जाते हैं। बाइनरी हो गई एक, तो जोड़ भागी गुणा भाग करने के लिए बाइनरी 0 1 0 1 के रूप में लिखी जाती है बाइनरी। बाइनरी के बाद में हो गई ऑक्टल, उसके बाद में डेसिमल हो गई, उसके बाद में क्या हो गई? हेक्सा हेक्साडेसिमल हो गई। तो ये सब प्रकार की प्रणालियाँ होती है। तो बाइनरी कोड का बेस क्या होता है? 2। ऑक्टल का बेस क्या होता है? 8। बेस कैसे? जैसे 16 लिखा हुआ है तो इसका बेस 2 लगा दिया, है ना। तो ये 16 में तो नहीं लगा सकते अपन, क्योंकि 2 बेस के लिए कोड भी 0 1 0 1 में होना चाहिए। तो इसका बेस क्या हो जाएगा? 2। 8 है, 8 का बेस क्या लगा दिया? इसका बेस लगा दिया, जैसे 8 ही लगा दिया तो ये किस में हो गया? ऑक्टल में हो गया। इसका बेस 16 लगा दिया तो ये किस में हो गया? हेक्साडेसिमल में हो गया। इसका बेस 10 लगा दिया तो ये किस में हो गया? ये डेसिमल में हो गया। तो अपने को क्या पूछा है? हेक्साडेसिमल प्रणाली का आधार क्या है? तो इसका आधार क्या हो गया? 16। हेक्साडेसिमल यानी 16। हेक्साडेसिमल यानी 16 होता है। हेक्सा यानी 6 और डेसिमल यानी 10। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस में डाटा के कंटेंट व स्थान की पहचान इससे की जाती है? किससे की जाती है भाई? डीबीएमएस में डेटा के कंटेंट और स्थान की पहचान किससे की जाती है? तो डेटा के बारे में कौन बताता है? यही पूछ रहा है इसमें भाई, डेटा के कंटेंट व स्थान की पहचान किससे की जाएगी? तो जो डेटा के बारे में बताएगा वही डेटा के कंटेंट और स्थान की पहचान बताएगा। तो मेटा डेटा, मेटा डेटा क्या है? डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में, डेटा यानी डेटा के बारे में जानकारी। तो डेटा के बारे में जानकारी है। कंटेंट और स्थान क्या है? डेटा की जानकारी है। तो कौन बताएगा? मेटा डेटा बताएगा। नेक्स्ट है, डिलीट होने के बाद विंडो में फाइलें कहाँ जाती है? विंडोज में जो फाइलें अपन डिलीट करते हैं वो डिलीट होने के बाद कहाँ चली जाती है? तो आपको पता है, विंडो कंप्यूटर में, लैपटॉप में जब भी हम फाइल को डिलीट करते हैं, किसी भी फाइल को, तो वो फाइल कहाँ चली जाती है? वो फाइल चली जाती है आपके रिसाइकल बिन में। और परमानेंट डिलीट करने के लिए अभी अपन ने पढ़ाई था, क्या करते हैं? शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में चली जाती है। तो इसी के साथ आज की हम अपनी इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर शेयर करें और क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए प्रोक्सिमा के साथ।